एक मिनट दुकान खोलूंगा। अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। जब हमारा कोई करीबी इस दुनिया से जाता है ना, अगर आप लोग मैरिड नहीं हैं तो वालेन के बारे में हो सकता है, बहन भाई हो सकता है, और मैरिड हों तो स्पाउस और बच्चे, और तो तकलीफ होती है बहुत ज़्यादा, फितरी चीज़ है बिल्कुल। और वालेन जाते हैं अगर तो तब तकलीफ इसलिए भी होती है क्योंकि हमने उनसे अपनी बहुत सारी ज़रूरतें जोड़ी होती हैं, और जब वो चले जाते हैं तो हमें उन ज़रूरतों में कमी महसूस होनी शुरू हो जाती है, तो रोना ज़्यादा हो जाता है। अच्छा, इसी तरह से इंसान उस वक्त जो है ना वो कुछ उल्टी उल्टी बातें भी कर रहा होता है कि काश ये ना होता और मैंने ये ना किया होता तो आज वो जिंदा होते। हमारा ये मान नहीं है, जिसने जाना है उसने जाना है, और इस बात पे यकीन रखना कि जिसने जाना है उस वक्त जाना ही जाना है, ये इनफैक्ट अल्लाह पे यकीन है, और उसका रिवॉर्ड ये है। बुखारी 6424 सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है मेरे मोमिन बंदे के लिए, मेरे मोमिन बंदे के लिए मेरे पास जन्नत के सिवा कोई जगह नहीं है कि जब उसका कोई अजीज दुनिया से उठा लूं और वो उस पर सवाब की नियत से सब्र कर ले। और इसी से कनेक्टेड एक और बताता हूं, बुखारी नंबर नहीं पढ़ा जा रहा मुझसे, 1302 शायद, अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सब्र सदमे के आगाज में होता है। हाँ जी, आप क्या कह रहे थे? जी लास्ट टाइम जो किया था 220 पे भी कर सकते हैं। 220 पे होगा, 220 पे होगा। कैश कितना दिया हुआ था? हाँ, तो 270 पे भी हो सकता है, 220 पे भी हो सकता है। वो ईयर 1 वाला 240 होगा, ग्रो करके किया होगा। अच्छा, लास्ट क्लास में ना मैंने फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी का सवाल किया था, तो और करते हैं सवाल। फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी का ही एक और कर देता हूं। आप पढ़िए, जून 17 अटेम्प्ट का सवाल होगा। मैं बताता हूँ मेरी बुक में ये जी 21 मार्स पेट्रोलियम प्राइवेट लिमिटेड। ये भी फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी का और सवाल है, ये करते हैं। सवाल पढ़ने में करता हूं। वालेकुम अस्सलाम।
इस सवाल में ना एक ओरिजिनली एक फ्लॉ था, वो मैंने फिर मतलब सोल्यूशन से पता लग रहा था अच्छा ये किया इसने। पॉइंट 1 में क्या लिखा हुआ मैंने? हाँ, ये बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन। ओरिजिनल सवाल में सिर्फ बिफोर टैक्स था, इन सोल्यूशन में बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन लिया हुआ था, लेकिन सवाल में बिफोर टैक्स लिखा हुआ था, तो मैंने इसको कमेंट करके प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन कर दिया। अच्छा जी, वैल्यूएशन के सवालों में ना अब तो खैर पिछले को 3-4 अटेम्प्ट से वो रेंज ऑफ वैल्यूज पूछ रहा है, लेकिन ये चूंकि पुराने हैं तो वैल्यूएशन के सवाल में ये पहचानना पड़ता है कि कौन सा मेथड लगना है। बाज़ औक़ात क्लियरली मेंशन होता है, बाज़ औक़ात डेटा से पहचानना पड़ता है। सबसे पहली बात ये कैसे पता कि ये वैल्यूएशन का सवाल है? एडवाइस क्या करना है? एक कंपनी ऑलरेडी मौजूद है, मार्स पेट्रोलियम प्राइवेट लिमिटेड। अब ये पब्लिक होने जा रहे हैं, एक्सपैंड कर रहे हैं, तो आईपीओ करना चाह रहे हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर। पहली दफा लोगों को पब्लिकली शेयर इशू करने लगे हैं। तो जब ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड कंपनी जो कि सक्सेसफुल हो, प्रॉफिटेबल हो, और वो पब्लिकली शेयर्स ऑफर करने लगी है, तो क्या वो फेस वैल्यू पे ही इशू कर सकेंगे शेयर्स? नहीं, प्रॉफिटेबल है, पहले से स्टैब्लिश्ड है, तो वो महंगा शेयर इशू कर सकते हैं, लोग विलिंग होंगे खरीदने के लिए। कितना महंगा? इसके लिए इनको अपनी औकात कैलकुलेट करनी पड़ेगी कि इनकी वर्थ है कितनी। तो सवाल की रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ है कि हमें कितने का एक शेयर लोगों को ऑफर करना चाहिए। एडवाइज एमपीएल अबाउट द आईपीओ प्राइस, यानी हमें जो आईपीओ की प्राइस रखनी है वो हमने सजेस्ट करना है कि कितनी प्राइस रखनी है। तो कैसे सजेस्ट करेंगे? कंपनी की वर्थ कैलकुलेट करके। और सवाल के डेटा में ये कैसे पता चलाएं कि वैल्यूएशन का मेथड कौन सा लगेगा? मैंने आपको पी रेशो भी कराया, डिविडेंड मॉडल भी किया, फ्री कैश फ्लो भी किया। तो डेटा से क्या पता चल रहा है कि अच्छा, ये बात याद रख लें कि वैल्यू निकालने के लिए प्रेफर्ड तरीके फ्री कैश फ्लो और पी रेशो है। डिविडेंड मॉडल बेकार तरीका है। ये मॉडल होता है छोटे मोटे लोगों की सोच के साथ शेयर को वैल्यू करना। एसेट बेस्ड मेथड ये भी बिजनेस की सही वर्थ मालूम करने के लिए नहीं है, ये तो सिर्फ एक लिमिट होती है देखने के लिए कि अच्छा किससे कम में नहीं बेचना चाहिए। तो ज्यादातर जो अच्छे मेथड है वो पीई रेशो है और फ्री कैश फ्लो है। ये दो मेथड का टारगेट रखिएगा दिमाग में कि इनमें से कोई एक होगा। तो इनमें से ये कौन सा मेथड लग रहा है? एक तो इसमें आपको कैश फ्लो मोर देन 1 ईयर क्या अगले 5 साल की ग्रोथ बताई हुई है, तो वो तो प्रॉफिट का वर्ड यूज कर रहा है, कैश फ्लो का वर्ड तो नहीं यूज कर रहा। तो अगर वो मल्टीपल ईयर्स में ग्रोथ ला रहा है, पी रेशो में तो चाहिए नहीं होती, पी रेशो में प्रॉफिट चाहिए और पी रेशो चाहिए, तो मल्टीपल ईयर्स आ रहे हैं। फिर उसके अलावा ये कंपनी गियर्ड है कि अनगियर्ड है? इस कंपनी में डेट है या नहीं? नहीं है। द एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर इज एज फॉलोज। तो कैपिटल है, रिजर्व्स हैं, बस डेट किधर है? डेट तो नहीं है, तो एक इक्विटी फाइनेंस्ड ही है। तो जब ये इक्विटी फाइनेंस्ड है तो आपको केई का डाटा नीचे पॉइंट में अवेलेबल है, केई निकाल सकते हैं। पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 4, बीटा, आरएम, आरएफ, केई निकालने का डाटा है। चूंकि ये कंपनी है ही इक्विटी फाइनेंस, तो इसमें तो केई ही होगा। तो मल्टीपल ईयर्स हैं, ग्रोथ की बात हो रही है, केई का डाटा है, तो इसका मतलब फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी लगेगा। तो डाटा से पहचानना पड़ेगा कौन सा मेथड है। पी रेशो होता तो पी रेशो का डाटा होता, पी रेशो का डाटा कोई नहीं है। तो इसलिए मल्टीपल ईयर्स है, ग्रो कर रहे हैं, केई निकालने का तरीका है, तो इसका मतलब फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी लगेगा। अच्छा, हम ये जानना चाह रहे हैं कि उन लोगों को एक शेयर कितने का ऑफर करें। अच्छा, वैसे तो मेरे ख्याल में इतनी मुश्किल बात नहीं है, लेकिन मुझे कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती थी सवाल को जब शुरू में पढ़ता था, तो इसलिए हो सकता है आपके लिए कंफ्यूजिंग हो, इसलिए कह रहा हूं। हम उन लोगों को जो ऑफर करना चाह रहे हैं, जब कंपनी शेयर इशू कर देगी और पैसे आ जाएंगे, अच्छा नहीं बता सका। इस कंपनी की अभी इस वक्त नंबर ऑफ शेयर्स कितना है बैलेंस शीट में, एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर में? 200 मिलियन शेयर्स है। एक कितने का? फेस वैल्यू 1 की 10 है। इतने शेयर्स हैं अभी इस वक्त। जब कंपनी मजीद पैसा लोगों से रेज करेगी, यानी जब उनसे मजीद पैसे लेगी, तो वो लोग और पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट कर देंगे। हम लोग फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी, बिजनेस की वर्थ जानना चाह रहे हैं, उसके फ्यूचर कैश फ्लोज को सामने रख के। फ्यूचर कैश फ्लोज, लोगों से पैसा आएगा और फिर वो पैसा इन्वेस्ट होगा, फिर जाके वो कंपनी कमा के देगी। लोगों से पैसा लेंगे, पैसा कहां से रेज होगा? आईपीओ से। फिर उस पैसे को इन्वेस्ट करेंगे, तो फिर उसके बाद सेल्स आनी है, जो सारे कैश फ्लोज दिए हुए हैं। तो हम जो फ्री कैश फ्लो इक्विटी से बिजनेस की वर्थ निकालने लगे हैं, फ्री कैश फ्लोज फ्यूचर वाले जो इस नए बिजनेस की ग्रोथ को लेके बनेंगे, तो उसका जो वैल्यू ऑफ इक्विटी का आंसर निकलेगा, लेट्स से 7,000 मिलियन, वो इतने शेयर्स की वर्थ होगी या नए शेयर इशू करने के बाद जो चीज बनेगी उसकी वर्थ होगी। हाँ, बस यही था कि बात सिंपल सी है, लेकिन कभी कभी ऐसी कंफ्यूजिंग हो सकती थी, इसलिए मैंने कहा है ये नए शेयर इशू करने के बाद जो चीज बनेगी उसकी वर्थ होगी। ठीक है, ओके। तो हम फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी बनाते हैं। जून 17 सॉल्व कर रहा हूं। फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी बना रहा हूं। कितने साल बताए मैं? 5। और रुपीज 1000 मिलियन क्या कहा है? मिलियन। ईयर 0 आएगा
इस 2500 की वजह से। अगर 2500 ना होता तो मैं ये 0 ना लिखता। पहला पैराग्राफ देखें, लोगों से पैसा रेज होगा, पैसा रेज होते ही कंपनी जो चीज बन गई हम उसकी वैल्यू निकालने लगे। उसके बाद 2500 भी तो खर्च होगा ना, 2500 खर्च हुआ तो नहीं है ना अभी। हाँ, उसकी बात कैलकुलेट कर रहे हैं। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे खड़े होकर हम कहेंगे ये 2500 लगेगा और इतना इतना आएगा, तो वो जो 2500 लगना है उसकी वजह से 0 लिखा है। तो पॉइंट नंबर 1 क्या है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन। सेल परचेज वगैरह तो है नहीं, चलो जो है उससे काम चलाते हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन। और ये जो इस वक्त दिया हुआ है 1025, ये गुजरे हुए साल का है या पहले साल का, ईयर 1 का है जी? ये गुजरे हुए साल का है, तो हमें इसको अगले साल से ग्रो कराना पड़ेगा। कितना? 20%। तो हम कह देंगे कि LY इंटू 1.2, और इसको ग्रो कराते जाएं। 1230 1476 1771 2125 255 जी। अच्छा, अब इस लाइन में ऊपर वो सेल, कॉस्ट ऑफ सेल सब कवर हो गया, तो डेप्रिसिएशन क्यों बताइए सवाल में? कैश फ्लोज के लिए, तो ये तो कैश फ्लो, ये डेप्रिसिएशन से पहले वाली फिगर है। टैक्स के लिए तो हम लोग डेप्रिसिएशन कर देते हैं माइनस। टैक्स की अलग वर्किंग भी कर सकते हैं, लेकिन ये भी एक तरीका बताया था आपको। और डेप्रिसिएशन दी हुई है सवाल में आपको 350, और ये कब की है? ये अगले साल, मतलब गुजरे हुए साल की नहीं है, ये 1 की है, तो ये तो हो गई 350। उसके बाद इसने 10% रिड्यूस होना है, तो LY इंटू 0.9 315 284 256 230 1161 1487 1869 2320 टैक्स रेट मैंने लिख तो दिया 30 है। हाँ ठीक है, 30 2 348 446 561 696 जी। आगे 0.1 डन, 0.2 डन, 0.3 डन। पॉइंट नंबर 4 और पॉइंट नंबर 5 के निकालने के लिए 0.6। अच्छा, पहला पैराग्राफ, शुरू में हमें 2500 खर्च करना पड़ेगा, तो शुरू में हमारा कैपेक्स के ऊपर 2500 हो जाएगा। अगर ये एपीवी का सवाल होता है, एपीवी, तो वो इशू कॉस्ट को हम वो इशू कॉस्ट की इज्जत देते। अब एपीवी तो नहीं है, लेकिन बहरहाल एक इशू कॉस्ट है, तो इशू कॉस्ट इस पैसे को रेज करने के लिए इसको हम कंसीडर करें कि ना कंसीडर करें? कंसीडर करें, क्योंकि हमें लोगों से जो पैसा रेज होगा, यानी जितने शेयर्स, जितने रुपए का शेयर इशू करेंगे, इशू कॉस्ट उसके बाद उसमें से माइनस होनी है। कस्टमर कह रहा हूं, ब्रोकर ने शेयर इशू करवा दिया, हमने इक्विटी की वर्थ के मुताबिक शेयर इशू कर दिए, उसके बाद उसको कमीशन देनी है,
तो हम जब इक्विटी की वर्थ कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो जो जस्ट शेयर इश्यूज के टाइम पे वर्थ है वो कैलकुलेट कर रहे हैं। इश्यू कॉस्ट भी उसके बाद खर्च होगी और ये 2500 मिलियन भी उसके बाद खर्च होगी, तो उसको भी हम टाइम जीरो के ऊपर एक आउटफ्लो दिखाएंगे इश्यू कॉस्ट को। देखें, हम इक्विटी से पैसा रेज करेंगे, पैसा रेज करते ही जो चीज बिजनेस बनेगा हम उसकी वर्थ निकालने जा रहे हैं। तो ब्रोकर कमीशन उसके बाद खर्च होना है, तो जो ब्रोकर कमीशन खर्च होना है यानी इशू कॉस्ट, द कॉस्ट ऑफ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, वो 5% है। और आपको कहा था इशू कॉस्ट निकालने का अफजल तरीका होता है ग्रॉस वाला, यानी 2500 132। इनकी टैक्स अलाउबल डिडक्शन के बारे में सवाल में कुछ कहा नहीं है, तो हमारी मर्जी है कि हम इसके बारे में क्या अज्यूम करें। अगर इसको अलाउबल समझना है तो उस पर टैक्स सेविंग ले लेंगे, अलाउबल नहीं समझना तो टैक्स सेविंग नहीं लेंगे। जो भी हो एक नोट दे देना बेहतर है। तो शेयर इशू का खर्चा क्या अलाउबल डिडक्शन होता है या नहीं पता? आईके पे सोल्यूशन में लिया हुआ, लेकिन मुझे नहीं पता कि अलाउबल डिडक्शन होता है कि नहीं होता। किसी को पता है तो बता दें। नहीं पता, आईके पे सोल्यूशन में इसको अलाउबल डिडक्शन लिया हुआ था। क्योंकि शेयर इशू करेंगे अभी तो अभी ही इशू कॉस्ट आएगी ना, तो साल बाद थोड़ी आएगी। तो साल बाद थोड़ी देंगे। हमने नए शेयर इशू किए, पैसा रेज कर लिया, पैसा रेज करने के बाद 2500 मिलियन भी खर्च करेंगे, फौरन करेंगे ना, 2 साल बाद थोड़ी करेंगे, और साथ ही इशू कॉस्ट भी होगी, तो इसलिए दोनों जीरो पे आ गए। तो इसको टैक्स डिडक्शन ले भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते। आईके पे सोल्यूशन में लिया हुआ है तो ठीक है, हम नोट दे देंगे, तो इसके ऊपर टैक्स सेविंग आ जाएगी इस 132 का 30%। लेकिन साल एंड होगा तो रिटर्न आएगी, तो इधर 1 पे। वन डबल 0 1128 1325 1564 1854। अच्छा, ये तो 5 कॉलम हो गए। टर्मिनल वैल्यू के लिए क्या कहा है उसने? पॉइंट नंबर 2, ग्रो करेगा 20%, आफ्टर विच स्टेबल हो जाएगा। स्टेबल हो जाएगा मतलब उतना ही रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, यानी ग्रोथ नहीं होगी, ये सिंपल परपेचुटी होगी। तो टर्मिनल वैल्यू के लिए हम सिंपल परपेचुटी लगा देंगे। टर्मिनल वैल्यू 1854 डिवाइडेड बाय सिंपल परपेचुटी लग जाएगी, तो डिवाइडेड बाय के, वो हमने निकालना है अभी। और फिर जो कैश फ्लोज आएंगे इनकी डिस्काउंटिंग होगी, तो के ही निकाल लेते हैं। जिस सेक्टर में हम जा रहे हैं वहां की कंपनीज का इक्विटी बीटा बताया हुआ है कितना? 9। और वहां की कंपनीज की एवरेज डेट इक्विटी बताई हुई है। डेट कितना, इक्विटी कितनी है? 60। अच्छा, अब हम जिस सेक्टर में जा रहे हैं उसका एसेट बीटा है, और हम हैं ही इक्विटी फाइनेंस्ड, हमारे अंदर डेट है ही नहीं, तो फिर यही हमारा इक्विटी बीटा होगा। तो यहां से क्या ही निकल आएगा, RF जी 8% प्लस 1.3, RM 14%। तो 15.8% के ही है, उससे ये टर्मिनल वैल्यू निकलेगी, उसी से इन सारे कैश फ्लोज की डिस्काउंटिंग होगी। 11। अब इन सारे कैश फ्लोज की नीचे डिस्काउंटिंग करें 15.8 पे, और फिर उनकी एंड वैल्यू बताएं। इन सबकी 15.8% पे एनपीवी बता दें। इसका मतलब होता है काइबोर, अगर 3 मंथ काइबोर है तो उसका मतलब है कि अगर 3 महीने के लिए बोरो करना है तो ये वाला रेट है, रेट एनुअल है।
अगर 6 महीने के लिए बोरो करना है तो ये वाला रेट है, रेट एनुअल है, लेकिन ये बता रहा होता है कि उसके बाद ये अपडेट हो जाएगा। दोबारा बोले जी। और इसमें लगा कि ये 3.1 से डिलीट और बाद में सेव रहेगी, बट अगर लिखा था कि ये ना सेव है चेंज हो उसका टर्मिनल वैल्यू रहेगा। अगर इसने मजीद गिरते रहना होता तो फिर ये ग्रोथ की बजाय डिक्लाइन हो रही होती, तो डिक्लाइन के साथ तो वैल्यू निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं है, तो इसलिए इसको यहां के इन एनी केस रोकना था। हाँ, ये हो सकता था कि सवाल वाला ये कहता, ये हुआ भी है किसी सवाल के अंदर, आल्दो के इतनी अच्छी लॉजिक नहीं है इसके पीछे, लेकिन ये हुआ है। वो ये कहता सवाल वाला कि जो डेप्रिसिएशन है वो कांस्टेंट रहेगी, प्रॉफिट ग्रो करेगा, तो हम लोग इसके आंसर पे ग्रोथ लगाते और इसके ऊपर सिंपल परपेचुइटी लगाते, फिर इनको ऐड कर देते। दोबारा इसी सवाल में फर्स्ट करें, कहते हैं कि प्रॉफिट बढ़ेगा, डेप्रिसिएशन उतनी रहेगी, तो हम लोग दिस माइनस दिस करके कितना आंसर आ रहा है, 1600 कुछ आ रहा है। 1600 पे ये वाला काम करते, 1600 1 प्लस ग्रोथ रेट, जितना भी ग्रोथ रेट होता के माइनस जी, और डेप्रिसिएशन कांस्टेंट रहेगी, तो इस 230 को हम अलग से ऐड करते सिंपल परपेचुइटी वाला सवाल आंसर फार्मूला लगा के। यानी 1800 के ऊपर ये फार्मूला लगाने की बजाय 1600 पे ये लगाते, 230 पे ये लगाते। ये किसी सवाल में हुआ भी हुआ ऐसे, किसी ने डेप्रिसिएशन कांस्टेंट करवा के बाकी पे ग्रोथ लगवाया था, पर टर्मिनल वैल्यू ऐसे निकलती। डिक्लाइन होता जाता पता नहीं कि डिक्लाइन वाले को कैसे काउंटर करते। क्या बना आंसर? 7326। अच्छा, हमने टोटल राइट शेयर टोटल आईपीओ की पर शेयर प्राइस बतानी है, और रिक्वायरमेंट को पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे तो नंबर ऑफ शेयर भी बताने।
नंबर ऑफ शेयर्स भी बताने हैं जो हम ऑफर करेंगे, और एक कितने का ऑफर करेंगे ये भी बताना है। पहले पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि पहले पैराग्राफ की आखिरी लाइन, एमपीएल एस्टिमेट्स दैट इट रिक्वायर्स एन अमाउंट ऑफ 2500 मिलियन। उसके बाद लिखा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैज डिसाइडेड टू फाइनेंस दिस एक्सपेंशन थ्रू आईपीओ, यानी हमने शेयर इशू करके कितना पैसा रेज करना है 2500, और ये हरकत करने का मतलब है कि 2632 इशू करना। हमने इतने शेयर इशू करने हैं कि 2632 रेज हो जाए। कितने शेयर इशू करने हैं ये भी नहीं पता, एक शेयर कितने का रखना है ये भी नहीं पता। अच्छा, हमें एक्स और वाई दोनों नहीं पता, ये दोनों ही पूछे हमसे, कितने का शेयर इशू करना है और कितने शेयर इशू करने हैं, दोनों बातें पूछी हैं। तो अब तो ये दो अननोन आ गए, लेकिन हमें इस वक्त जो पता है वो ये है कि जब ये शेयर इशू हो जाएंगे उस वक्त इक्विटी की टोटल वर्थ कितनी हो जाएगी, 7326 मिलियन। और अगर हम ये जानना चाहें कि इतने रुपए वर्थ की टोटल इक्विटी होगी तो एक शेयर कितने का होगा, डिवाइड बाय शेयर्स कितने पुराने, सिर्फ नए दोनों, 200 पहले हैं, वाई और हो जाएंगे, ये होगी एक्स। इतनी वर्थ की इक्विटी होगी डिवाइडेड बाय जितने शेयर्स होंगे तो एक शेयर की वर्थ आ जाएगी, ये एक्स है और नए शेयर्स वाई हैं। ये इक्वेशन देखें, ओके। लेकिन दो वेरिएबल है, एक और इक्वेशन बनानी पड़ेगी, एक और इक्वेशन बनानी पड़ेगी। हमने कितने पैसे रेज करने, 2632, कितने शेयर इशू करके, कितने शेयर और इशू करके, वाई, कितने का एक इशू करके, एक्स, यानी एक्स इंटू वाई कितना होगा, ये दो इक्वेशन आ गई। वहां तक वैल्यूएशन का सवाल था, अभी थोड़ा मैथ हो गया। ये दो इक्वेशंस हमारे पास अवेलेबल हैं। हम आईपीओ से कितना पैसा रेज करना चाह रहे हैं, 2632। आईपीओ कितने शेयर इशू करके, कितने रुपए का एक शेयर इशू करके टोटल 2632 रेज करेंगे। हम इतने शेयर्स इनटू इतने रुपए का एक, तो टोटल इतना पैसा रेज करेंगे। अब दो इक्वेशंस हैं, दो वेरिएबल हैं, और यही दो वेरिएबल हैं जो सवाल में रिकॉर्ड है। आईपीओ प्राइस पूछिए और नंबर ऑफ शेयर्स पूछिए, तो इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो एक्स कितना आ जाएगा और वाई कितना आ जाएगा, देखें कितना। हाँ जी, को सॉल्व कर भी रहे हैं, खड़ा हूं मैं।
जी क्या है आंसर एक्स का? 23 पहले चले, और वाई का आंसर 11 2 मिनट। ये पार्ट ए है। पार्ट बी, वो कह रहे हैं जी डायरेक्टर्स से बात करें, ब्रीफ मेमोरेंडम, कुछ छोटा सा नोट लिख दें और उनको बताएं कि लोन लो भाई, लोन क्यों नहीं लेते। लिवरेज का मतलब होता है गियरिंग, लोन लेना। तो वो कह रहे हैं जी आप उनको बताएं और फायदे बताएं लोन लेने के। तो लोन लेने के क्या फायदे हैं? एक तो किसी का पैसा डूबेगा, हमारा नहीं डूबेगा, लेकिन ये तो अनऑफिशियल फायदा है। फायदा क्या ऑफिशियल? टैक्स सेविंग होगी। इक्विटी, एक तो इक्विटी महंगी होती है, डेट सस्ता होता है, डेट पे टैक्स सेविंग मिलेगी, और डेट सस्ता होने की वजह से कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो जाएगा, वैल्यू ऑफ बिजनेस बढ़ जाएगी। तो ये 3 नंबर में इतनी को अंग्रेजी बहुत है। अच्छा, अब एक सवाल ना है, तो ये बहुत पुराना सवाल, इस तरह के सवाल बातें भी नहीं है, लेकिन एक कैलकुलेशन बताना चाह रहा हूं, उसके लिए ये एक मुनासिब सी प्रैक्टिस है। आप आइएगा, मेरी बुक में सवाल होगा शुरू में ही, तीसरा चौथा सवाल होगा। ये मुझे एक किताब से सवाल मिला था और कोई ऐसी जगह सवाल था शायद, और आई के ने फिर इसकी कॉपी भी की थी 2010 में। तो मैं आपको कॉपी वाला नहीं, ओरिजिनल वाला सवाल दिखाता हूँ। छोटा सा एक टू द पॉइंट सवाल है, लेकिन एक दो फॉर्मूले जरा उससे अच्छे प्रैक्टिस हो जाएंगे, इसलिए कर रहा हूं मैं। मेरी बुक के शुरू में होगा, मतलब इस चैप्टर के शुरू में क्वेश्चन 3, कोहार्ट लिमिटेड, फाइनेंस डायरेक्टर ऑफ कोहार्ट लिमिटेड। पढ़िए, करता हूं। क्या चीज, क्या होता है? इंटरेस्ट कवर का फार्मूला होता है पीबीआईटी ओवर इंटरेस्ट। ये एक रेशो होती है, पीबीआईटी ओवर इंटरेस्ट। गिरनी जाएगी, बढ़ जाएगी इंटरेस्ट कवर गिरने से। हाँ जी, पढ़ने तो मैं करूँ।
जी पढ़ लिया। अच्छा इसमें ना ये पास पेपर का नहीं है, इसलिए इसमें हो सकता कहीं किसी प्रैक्टिस क्वेश्चन का हो, तो इसलिए रिक्वायरमेंट के नीचे देखिए आप, काफी एक्सप्लेनेशन है। आगे आपके सवालों में ऐसी एक्सप्लेनेशन नहीं होती रिक्वायरमेंट में। ये जो डिटरमिन द लाइकली इफेक्ट रिक्वायर्ड पढ़ रहा हूं, पॉइंट 1, पॉइंट 2, रिकमेंड विच कैपिटल स्ट्रक्चर शुड बी सिलेक्टेड, बस ये यहां तक रिक्वायरमेंट काफी थी। हो सकता है किसी किताब का प्रैक्टिस क्वेश्चन हो तो जो उसके बाद लिखा हुआ है वो सब एक्सप्लेनेशन है स्टूडेंट्स की गाइडेंस के लिए, असल एग्जाम में इतना कुछ नहीं होगा, तो इसलिए उस गाइडेंस से ऊपर ऊपर बताता हूं आपको। हम अभी एक कंपनी है क्वाड लिमिटेड, और अभी इस वक्त हम ए रेटेड है, और जस्ट जो साल गुजरा है उसकी आपको कुछ रेलिवेंट इंफॉर्मेशन दी हुई है। अभी इस वक्त हमारे बिजनेस की वर्थ 458 मिलियन इक्विटी की वर्थ है और 305 डेट की वर्थ है। यानी अभी इस वक्त की आपको वैल्यू भी बताई हुई है, बीटा बताया हुआ है, आरएफ आरएम का डेटा भी अवेलेबल है, और अभी इस वक्त कंपनी के जो हालात हैं उनमें ये ए रेटेड है, और गुजरे हुए साल का कुछ डेटा दिया हुआ है। कंपनी बस सिर्फ ये चेक करना चाह रही है, बल्कि एक्चुअली एग्जामिनर आपसे चेक करवाना चाह रहा है कि अगर हम कंपनी की गियरिंग चेंज करें, और गियरिंग चेंज कैसे करें, ऐसे नहीं कि डेट मजीद लिया और उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट किया फिर ग्रो करें जैसे पिछले सवाल में था, या इक्विटी से पैसा रेज किया कहीं इन्वेस्ट करें ग्रो करें, नहीं। रिक्वायरमेंट से ऊपर सेंटेंस से पता चल रहा है दी कंपनीज ग्रोथ रेट ऑफ कैश फ्लो मे बी अज्यूम टू बी कांस्टेंट एंड टू बी अनअफेक्टेड बाय एनी चेंज इन कैपिटल स्ट्रक्चर। यानी कैपिटल स्ट्रक्चर जो मर्जी हो, कंपनी जैसे पहले चल रही है वैसे ही चलती रहेगी, मतलब ग्रो कर रही है, हर साल तो ग्रो कर रही है, लेकिन वैसे ही चलती रहेगी जैसे पहले हो रहा था। तो फिर ये कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज क्यों हो रहा है? ये जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चन बनाए ना, वो सिर्फ और सिर्फ सवाल करने वालों को यह समझाना चाह रहा है कि अगर कंपनी अपनी डेट इक्विटी सिर्फ वैसे ही चेंज करे, मतलब अगर इक्विटी को कम करना चाह रही है, डेट को बढ़ाना चाह रही है, तो डेट से पैसा रेज करके शेयर्स बाय बैक कर रहे हैं, मतलब सिर्फ मिक्स चेंज करना है, पैसा रेज करके पैसे का इस्तेमाल नहीं करना है, रेशियो चेंज करनी है। डेट कम करना चाह रहे हैं, इक्विटी बढ़ाना चाह रहे हैं, तो इक्विटी से पैसा रेज करके डेट पे ऑफ कर दें। मतलब कंपनी ने सिर्फ स्ट्रक्चर चेंज करना है, ग्रो नहीं करना, इन्वेस्ट नहीं करना, सिर्फ ये चेक कराने के लिए सवाल बनाया हुआ। सवाल में कहीं ऐसी बात भी नहीं है कि पैसा रेज करके कहीं इन्वेस्ट करना है, पिछले सवाल में तो था, कहीं इन्वेस्ट भी नहीं करना, एक्सपेंड भी नहीं करना, सिर्फ गियरिंग चेंज करनी है। और सवाल वाला आपसे सिर्फ पूछना चाह रहा है कि अगर हम गियरिंग चेंज करें तो बताएं कंपनी के कॉस्ट ऑफ कैपिटल और कॉर्पोरेट वैल्यू ऑफ द कंपनी, मतलब पूरी पे क्या फर्क पड़ेगा, किससे कंपेयर करके फर्क जो अभी है। तो हमें एक्चुअली 3 वैल्यूज और 3 वैक निकालने हैं, एग्जिस्टिंग, 80-20 पे और 40-60 पे। एग्जिस्टिंग निकालना क्या है? एग्जिस्टिंग तो कहीं के दिया हुआ है, वैल्यू दी हुई है, वैक निकालना पड़ेगा। ये सवाल प्रॉपर वैल्यूएशन का सवाल नहीं है, इसमें सिर्फ सवाल बनाने वाले ने मुख्तलिफ गियरिंग लेवल के ऊपर वैक कैसे निकालते हैं और वैल्यू कैसे निकालते हैं, सिर्फ उसकी प्रैक्टिस कराइए। इसलिए इस तरह के सवाल एग्जाम में भी नहीं आते। मैं भी आपको इसी नियत से सवाल करा रहा हूं कि मुख्तलिफ गियरिंग लेवल पे वैक निकालना, वैल्यू निकालना, सिर्फ इसकी प्रैक्टिस के लिए करा रहा हूं सवाल। ये कोई पुराना सवाल है, आईटीएफ ने इसको 2010 में कॉपी किया था। ये मेरी बुक में है प्रैक्टिस क्वेश्चन 3। सवाल में पूछा है इफेक्ट ऑन कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड वैल्यू, तो एक एक करके निकाल लेते हैं। इफेक्ट ऑन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो इफेक्ट निकालने के लिए हमें एग्जिस्टिंग भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। एग्जिस्टिंग वैक निकालना है तो उसके लिए के चाहिए, केडी चाहिए और डेट इक्विटी चाहिए। के एग्जिस्टिंग दिया हुआ है, नहीं बीटा दिया हुआ है, तो निकाल लेते हैं बीटा से आरएफ, बीटा आरएम 17.4। केडी निकालने के लिए डेट क्या है बिजनेस के पास, कोई डिवेंचर है जिनमें का कोई आईआरआर निकालना है, क्या है ऐसा कुछ? नहीं, डेट क्या है? डिवेंचर है, कोई उसकी रिडेम्पशन बताइए हो, केडी है ना, तो मैं आईआरआर निकालना पड़ सकता है। तो क्या है डेट? कोई कहा है कि डिवेंचर है, और बस सिर्फ इतना कहा हुआ है कि कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म डेट इतनी है, तो हो सकता है फिर बैंक लोन्स हो,
वरना अगर देखें केडी कैसे निकालते थे, फ्यूचर कैश फ्लोज उसका आईआरआर निकालते थे मार्केट वैल्यू को 0 पे रख के। तो यहां तो कोई है ही नहीं कि रिडीम कब होगा और कितना कूपन होगा। तो इसमें सिर्फ आपको पहले जो टेबल दिया हुआ है उसमें कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म डेट मतलब इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है। तो हो सकता है कोई बैंक लोन ही हो सिर्फ। अभी इस वक्त हम कितना रेटेड हैं, ए, यानी हमें इस वक्त 9% इंटरेस्ट पड़ा करता है। तो 9% को नेट ऑफ टैक्स कर देते हैं। टैक्स कितना 36.3। तो वैक बन गया के 17.4, इक्विटी का वेट 458/763 प्लस 6.3 और डेट का वेट 305/763। ये 763 इन दोनों का टोटल है। तो एग्जिस्टिंग वैक हो गया 12.9। ये एग्जिस्टिंग वैक हो गया। हमने चूंकि इस पे इफेक्ट बताना है तो एग्जिस्टिंग निकाल लिया। अब हम 80-20 और 40-60 पे निकालते हैं। पहली सिचुएशन क्या है, 80 इक्विटी ना, अभी 80-20 तो नहीं है, 458 इक्विटी है, 305 डेट है, हो सकता है 60-40 हो या 65-35 कुछ ऐसा हो। 80 इक्विटी नहीं है। तो अब अगर डेट 20 पे जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा, गियरिंग चेंज होने से क्या फर्क पड़ेगा। पहली लाइन से शुरू करते हैं, इस पे क्या फर्क पड़ेगा, गियरिंग चेंज होने से कहीं पे क्या फर्क पड़ेगा, क्यों, इक्विटी ज्यादा रिस्की नहीं, डेट कम हो जाएगा, रिस्क कम हो जाएगा, तो के कम हो जाएगा। न्यूमेरिकली क्यों चेंज होगा, क्योंकि बीटा इक्विटी होता है। ये गियरिंग चेंज होगी तो इक्विटी बीटा चेंज हो जाएगा। कैपम में इक्विटी बीटा इस्तेमाल होता है, तो अगर गियरिंग चेंज होगी तो इक्विटी बीटा चेंज हो जाएगा, इसलिए के चेंज होगा, केडी चेंज होगा। हाँ, जब कंपनी में गियरिंग चेंज होगी, कंपनी का रिस्क बदलेगा तो रेटिंग भी चेंज हो सकती है। तो इसलिए इंटरेस्ट रेट 9 से कम होकर 8 पे जा सकता है। तो हमें इस नई गियरिंग के ऊपर केई भी नया निकालना पड़ेगा, केडी भी नया निकालना पड़ेगा और वैक भी नया निकलेगा। केई कैसे नया निकलेगा, नया इक्विटी बीटा कैसे निकालें, पहले इसके अंदर छुपा हुआ एसिड बीटा निकालें, फिर उसको नए कपड़े पहना दें। तो पहले हम इस वक्त एसिड बीटा निकालते हैं जो कि 1.4 इक्विटी बीटा के अंदर छुपा हुआ है। 1.4 इक्विटी बीटा में कौन सी गियरिंग शामिल है, अभी वाली। ये अभी वाला बीटा है। देखें, ये इक्विटी बीटा जिस वक्त का होता है ना, ये वो वाली गियरिंग होती है। ये काम जब पीछे हम प्रोजेक्ट स्पेसिफिक डिस्काउंट रेट निकालते थे, तो अगर हम इंडस्ट्री का इक्विटी बीटा यूज कर रहे होते थे तो इंडस्ट्री की डेट इक्विटी होती थी। अगर हम प्रोजेक्ट स्पेसिफिक इक्विटी बीटा निकालना चाह रहे होते थे तो गियरिंग भी प्रोजेक्ट स्पेसिफिक होती थी। इस फार्मूले में जो इक्विटी बीटा लिखा है उसी की गियरिंग लिखी होती है। तो ये एग्जिस्टिंग इक्विटी बीटी है, इक्विटी बीटी क्या बोला मैंने, इक्विटी बीटा। तो फिर गियरिंग भी एग्जिस्टिंग वाली है। तो एसिड बीटा क्या निकला, पॉइंट, इसको नए कपड़े पहना दें। .95 नए कपड़े पहना दे, मतलब ये 2080 वाले। ये ठीक लिखा मैंने, उल्टा तो नहीं लिख दिया। उल्टा लिख दिया ना, मैं इक्विटी बीटा इधर ले गया, एसिड बीटा इधर ले आया, यानी मैंने इक्विटी बीटा निकालने के लिए इनको उधर शिफ्ट किया। तो रिवाइज इक्विटी बीटा आ गया 1.12। तो फिर रिवाइज्ड के ही हो गया 15.02। इधर अच्छा, हमारे पास ना कोई खास टूल नहीं है जानने के लिए, तो करना तो अज्यूम ही पड़ेगा। इसी से आगे चल रहा हूं, अज्यूमिंग दैट डिक्रीजिंग द डेट will result in improvement of credit rating from A to AA। देखें, डेट अभी 2080 तो नहीं है ना, जब हम 20 करेंगे, चेक कर लें ये कितने % बनता है। अभी डेट 40 है, तो 40 से हम 20 पे जाएंगे तो गियरिंग कम होगी।
जब गियरिंग कम होगी, कंपनी में बोझ कम होगा, कंपनी में रिस्क कम होगा, तो कंपनी की क्रेडिट रेटिंग बेहतर हो जाएगी। तो हमें इस अजम्पशन पे ही चलना पड़ेगा कि रेटिंग बेहतर हो जाएगी, इसलिए केडी 9 की बजाय 8 हो जाएगा, 5.6। अच्छा, इस सवाल के सोल्यूशन में था और आईकैप ने भी इसको यूज किया हुआ था, इसलिए सिर्फ जबरदस्ती के जस्टिफिकेशन के लिए बता रहा हूं, वरना ये कोई इतनी अच्छी बात नहीं है जो मैं बता रहा हूं। ये जो मैं बात बताने लगा हूं ये कोई बहुत सॉलिड बात नहीं है, लेकिन बस जबरदस्ती की जस्टिफिकेशन है। अभी इस वक्त डेट 40 है, जो अभी डेट है वो 40%। रिवाइज्ड डेट कितना हो जाएगा? 305 मिलियन। 40 है तो 20 कितना हो जाएगा? 153। और रिवाइज्ड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 153 इंटू, अगर हम 8% मान लें तो 12 मिलियन। तो रिवाइज्ड इंटरेस्ट कवर कितना हो जाएगा? पीबीआईटी कितना है? पीबीआईटी डिवाइडेड बाय 12, 7.5। और डबल ए रेटिंग का टारगेट, डबल ए रेटिंग की शर्त क्या है? इंटरेस्ट कवर मोर देन 6.5। तो बस साबित हुआ कि ये डबल ए रेटिंग में फॉल कर जाएगा, क्योंकि इसकी इंटरेस्ट कवर बेहतर हो जाएगी। लेकिन इस साबित करने के लिए तो हमें 8% ही लेना पड़ा ना, तो इसलिए ये इतनी अच्छी डेरिवेशन नहीं है, लेकिन बहरहाल एक डेरिवेशन है कि वो क्यों डबल ए रेटेड में चला जाएगा, क्योंकि उसका इंटरेस्ट कवर इंप्रूव हो जाएगा। तो अब जब नया केडी निकल आया तो नया वैक आ जाएगा, केई 15.0% इक्विटी का वेट प्लस केडी 5.6% डेट का वेट। 13.14। ये हो गया रिवाइज्ड वैक। बिल्कुल इसी तरह आप 40 इक्विटी और 60 डेट कैलकुलेट करें, बिल्कुल इसी तरह सारे, यानी दूसरा सिनेरियो कैलकुलेट करें।
जी डन। क्या आंसर आया? 13.4। तो इफेक्ट क्या है कि अगर इस डेट पे जाएंगे इस गियरिंग पे तो वैक यहां से यहां तक पहुंच जाएगा, और अगर इतने डेट पे जाएंगे तो वैक यहां से यहां पहुंच जाएगा। बस ये इफेक्ट। तो ये हो गया इफेक्ट ऑन कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये सवाल मेनली मैंने इसके लिए करवाया था, वैल्यू निकलवाने के लिए नहीं कराया था सवाल, वैल्यू फार्मूले से निकली हुई है बस। मेनली ये सवाल मैं आपको इस कॉस्ट ऑफ कैपिटल के लिए करवा रहा था, बस ये बहुत है सवाल। चलिए 51 में मिलता है, ठीक है।